हेलो एंड वेलकम टू अचीवर साइड डियर चिल्ड्रन। आज के क्लास में हम क्लास 12 साइकोलॉजी चैप्टर नंबर 3 मीटिंग लाइफ चैलेंजेस में से कुछ एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे जो कि आपकी टर्म 1 के लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो सकते हैं। और इन क्वेश्चंस के अंदर अगेन हम डिस्कशन करेंगे एमसीक्यूज में जो भी ऑप्शंस हैं उनको लेकर, जिससे कि आपको एक ही क्वेश्चन से और भी सारे क्वेश्चंस प्रिपेयर हो पाएँ और भी टॉपिक्स के बारे में आप डिस्कस कर पाएँ। इसके अलावा ये जो क्वेश्चन पेपर है इसको आप रिसीव कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल पे। चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा और वहाँ से आप हमारे चैनल को एक्सेस कर सकते हैं। इसके अलावा भी कुछ और चैप्टर्स के नोट्स और जो हमारे एमसीक्यूज़ के सेट्स हैं वो आपको वहाँ पर मिलेंगे। इसके अलावा हम वहाँ पर क्विज़ भी आपके लिए ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। एवरी डे वी आर प्रोवाइडिंग यू सम क्वेश्चंस जिनको आप सॉल्व करके पता कर सकते हैं कि व्हाट इज़ द आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन और आपने उससे कितना सही किया है या नहीं। तो इन सब के लिए आप हमसे जुड़ सकते हैं। इसके अलावा आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं फॉर ऑल द अपडेट्स। तो चलिए आज का क्लास हम स्टार्ट करते हैं। स्क्रीन पर आपके सामने क्वेश्चन नंबर 1 है। इन द कंटेक्स्ट ऑफ स्ट्रेस रिसर्च गैस स्टैंड्स फॉर व्हाट। सिंपल सा ये क्वेश्चन है क्योंकि गैस की फुल फॉर्म इसमें पूछी गई है और इस चैप्टर में कुछ ही टॉपिक्स हैं। चैप्टर नंबर 3 बहुत बड़ा नहीं है तो कुछ ही टॉपिक्स हैं जो आपको बहुत अच्छे से आते भी होंगे और फुल फॉर्म तो डेफिनेटली आप याद करेंगे। तो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। जनरल अडेप्टेशन सिंड्रोम इज़ द करेक्ट ऑप्शन। इसको आप ध्यान में रखेंगे, याद रखना पड़ेगा आपको। इसमें कुछ समझने वाली बात नहीं है क्योंकि फुल फॉर्म है। बाकी के जो ऑप्शंस हैं वो करेक्ट नहीं है ऑब्वियसली, तो बी बिकम्स द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सैले का जो गैस मॉडल है उसके अंदर 3 स्टेजेस आती हैं। आपको उन तीनों स्टेजेस के नेम्स भी लर्न होने चाहिए क्योंकि इन स्टेजेस में से बहुत सारे एमसीक्यूज बनते हैं। यहाँ पे तो उन्होंने केवल नेम्स पूछे हैं। पहला होता है अलार्म स्टेज, सेकंड होता है रेजिस्टेंस स्टेज और फाइनली जो लास्ट स्टेज होता है, अगर आपको नेम्स याद हैं तो आप इजीली ऑप्शन में से देख के बता पाएंगे। ऑप्शन में से पिक करना इज़ नॉट अ बिग टास्क। तो क्लियरली आपको पता है कि एग्जॉस्शन इज़ द लास्ट स्टेज जो कि गैस मॉडल में होती है। क्विकली बात कर लेते हैं कि इन स्टेजेस में होता क्या है। अलार्म रिएक्शन स्टेज का मतलब होता है कि जब कोई भी स्ट्रेसफुल सिचुएशन हमारे सामने आती है तो वो हमें प्रोवोक करती है, तो वो हमें ट्रिगर करती है, वही होती है अलार्मिंग रिएक्शन स्टेज। वहाँ पर हम अलार्म्ड होते हैं, हमें पता चलता है कि ये सिचुएशन हो गई है, तो जो भी हमारा रिएक्शन होता है उसकी वजह से वहाँ से स्ट्रेस जनरेट होना स्टार्ट होता है। तो अलार्म रिएक्शन स्टेज वो पहली स्टेज होती है। जब भी कोई स्ट्रेसफुल सिचुएशन हमारे साथ होती है तो वो कुछ देर के लिए हमारे पास रुकती है। वो टाइम स्पेन बहुत छोटा हो सकता है, थोड़ा बड़ा हो सकता है, काफ़ी बड़ा हो सकता है हम उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में काफ़ी सारा टाइम लगा दें। तो जितनी भी देर वो प्रॉब्लम हमारे पास स्टे करती है वो उसका रेजिस्टेंस पीरियड कहलाता है और देन इट बिकम्स रेजिस्टेंस स्टेज। इसके बाद एक सिचुएशन ऐसी आती है जब हम उस सिचुएशन को से एग्जॉस्ट हो सकते हैं। एग्जॉशन की स्टेज आती है जब स्ट्रेस को डील करते करते हम एग्जॉशन पे पहुंचते हैं। देखिए एग्जॉस्ट होने का मतलब ये नहीं है कि हम प्रॉब्लम के आगे गिव अप कर देते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एग्जॉशन का मतलब ये है कि हमें हमारी जो स्ट्रेसफुल सिचुएशन है हो सकता है वो हमें उस लेवल तक ले जाए कि हम एग्जॉस्ट होते होते उस सिचुएशन को सॉल्व कर दें, है ना। अगर हम किसी सिचुएशन को सॉल्व भी करते हैं तो भी हमारा वो एक पीक पॉइंट आता ही है। तो वही एग्जॉशन यहाँ पर होता है जो कि लास्ट स्टेज होती है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी। यहाँ से आपने इनके एक्सप्लेनेशन को समझा और साथ में आप ये भी जान गए कि गैस मॉडल किसने दिया है, सैले ने, जो कि इसमें लिखा हुआ है। बट नेक्स्ट टाइम अगर नहीं भी लिखा होता पूछा जाता है तो आप बहुत आसानी से बता पाएंगे। अब है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटेड विद वर्क प्लेस स्ट्रेस। इनमें से कौन सा स्ट्रेस ऐसा है जो वर्क प्लेस स्ट्रेस से एसोसिएटेड नहीं है। देखिए सबसे पहले आता है वर्क ओवरलोड। जो वर्क का ओवरलोड होता है वो हमें अपने वर्क प्लेस पर ही फील होता है, तो ये एक वर्क प्लेस स्ट्रेस होगा। जॉब इनसिक्योरिटी, जॉब को लेके इनसिक्योरिटी की फीलिंग रखना। सुपरवाइजरी सपोर्ट, कन्फ्लिक्ट विथ कोवर्कर्स। देखिए आप क्लियरली दिखाई दे रहा है जहाँ पे सपोर्ट वर्ड आ रहा है, ऑब्वियसली वो स्ट्रेस नहीं हो सकता। जॉब को लेके जो इनसिक्योरिटी है हमारी वो भी हमें दिन रात रहती है, वर्क प्लेस पे भी काफ़ी ज़्यादा फील हो सकती है। कॉन्फ्लिक्ट होना एक नेगेटिव सिचुएशन है, कोवर्कर के साथ आपका कॉन्फ्लिक्ट कहाँ होगा, वर्क प्लेस पर ही होगा, तो ये भी वर्क प्लेस स्ट्रेस क्रिएट करेगा। सुपरवाइजरी सपोर्ट, सपोर्ट इज समथिंग पॉजिटिव। ऑब्वियसली ये बहुत इजी सा क्वेश्चन है जिसमें आप आसानी से बता सकते हैं कि जो हमारे सुपरवाइजर हैं या जो हमारे सीनियर्स हैं अगर वो हमें हमारे वर्क प्लेस पर सपोर्ट करते हैं तो डेफिनेटली स्ट्रेस नहीं हो सकता। तो सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। अ पर्सन हु बिलीव्स दैट हिज और हर अचीवमेंट्स आर डिटरमाइंड बाय फेट वुड बी डिस्क्राइब्ड एज हैविंग एंड व्हाट लोकस ऑफ कंट्रोल। देखिए ऑप्शंस पे हम बाद में आएंगे, पहले बात करते हैं कि लोकस ऑफ कंट्रोल क्या होता है। कई बार बच्चे पूछते हैं कि लोकस ऑफ कंट्रोल क्या होता है, क्योंकि क्वेश्चन में ये देखने को मिलता है, चैप्टर में एज सच इसको आपने स्पेसिफिकली कहीं नहीं पढ़ा होगा। तो लोकस ऑफ कंट्रोल का मतलब होता है कि जब हम अपनी सिचुएशंस पर
कंट्रोल रखने की, कमांड रखने की जो हमारी एक कैपेबिलिटी होती है, उस पर जब हम ट्रस्ट करते हैं तो वो कहलाता है लोकस ऑफ कंट्रोल। जैसे मान लीजिए कि कोई पर्सन है जो ये मानता है कि उसके सारे काम सिर्फ डेस्टिनी से होते हैं, वो नहीं करता सब कुछ जो भी होता है, कोई सुपर नेचुरल पावर है या फिर उसकी डेस्टिनी बहुत अच्छी है, उसका लक बहुत अच्छा है, फेट बहुत हाई है, तो वो अपने फेट के कमांड, फेट के हाथों में अपना सारा कंट्रोल दे देता है। दिस इज कॉल्ड लोकस ऑफ कंट्रोल, कि उसके फेट के पास उसकी वो लोकस मतलब एक सेंटर, कंट्रोल का सेंटर कहाँ है, लक पे है, फेट पे है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो यही कह रहे हैं कि एक पर्सन जो ये बिलीव करता है कि उसके सारे अचीवमेंट उसके फेट की वजह से है, मतलब वो ये मानता है उसे सब कुछ किस्मत से मिल रहा है, वो खुद से कुछ नहीं कर रहा है ना। तो यहाँ पर क्या लोकस ऑफ कंट्रोल होगा, इंटरप्टेड, इंटरनल, एग्जैक्टिंग और एक्सटर्नल। इंटरप्टेड का मतलब हो गया कि इंटरप्शन के थ्रू ये चीज़ें हो रही हैं, विच डजंट मेक सेंस एट ऑल। इंटरनल तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि वो पर्सन ये मान ही नहीं रहा है कि उसकी वजह से चीज़ें हो रही हैं, वो उसको लग रहा है कि किस्मत की वजह से हो रही हैं। एग्जैक्टिंग डज नॉट मेक सेंस अगेन। एक्सटर्नल इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि फेट एक एक्सटर्नल चीज़ हो गई, हमारी जो किस्मत है, हमारा जो लक है, हमारी डेस्टिनी है, वो कुछ बाहर से हमारे लिए वर्क कर रही है। हमारे अंदर क्या होगा, हमारा कॉन्फिडेंस, हमारा हार्ड वर्क, हमारा कमिटमेंट, हमारा कंट्रोल, ये चीज़ें हमारे इंटरनल में आएंगी। लेकिन एक्सटर्नल में क्या आएगा, फेट या कोई अदर पर्सन या कोई सपोर्ट, है ना, ये सारी चीज़ें हमारी हेल्प करती हैं। तो ये एक एक्सटर्नल लोकस ऑफ कंट्रोल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। सेल्फ कॉन्फिडेंस इज अ दिस मेजर एंड सेल्फ एफिकेसी। देखिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार बच्चे इस क्वेश्चन को पूछते हैं, तो मैं यही एक्सप्लेन करूंगी कि आपको सबसे पहले ये समझना है कि सेल्फ कॉन्फिडेंस तो एक ट्रेट होता है। मैं आपको आंसर के बाद ही एक्सप्लेन कर पाऊंगी ये चीज़ को, कि सेल्फ कॉन्फिडेंस एक ट्रेट होता है और सेल्फ एफिकेसी एक स्टेट होती है। ऐसे समझिए कि सेल्फ कॉन्फिडेंस तो आप जनरली जानते हैं, कॉन्फिडेंस में से आप में से कौन है जो नहीं जानता, छोटे छोटे बच्चे भी जानते हैं कि सेल्फ कॉन्फिडेंस क्या होता है। हमारी एक कैरेक्टरिस्टिक होती है, हमारे ट्रेट की तरह दिखाई देता है हमारा कॉन्फिडेंस। अगर किसी पर्सन जो अच्छे आंसर नहीं दे पा रहा है या कोई काम अच्छे से इफेक्टिवली नहीं कर पा रहा है, तो कहते हैं इसके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है, इसके अंदर जो कॉन्फिडेंस नहीं है, तो वो एक कैरेक्टरिस्टिक की तरह से डिफाइन होता है। जबकि जब हम सेल्फ एफिकेसी की बात करते हैं तो ये हमारी एफिशिएंसी को दिखाता है। सेल्फ एफिकेसी कभी भी ट्रेट नहीं होता, आप ये बात याद रख सकते हैं, समझ सकते हैं, जैसे भी आप चाहें। सेल्फ एफिकेसी क्या है, एक हमारा स्टेट मेजर होता है, हमारी एफिशिएंसी का लेवल क्या है, वो एक स्टेट की तरह से मेजर होता है। तो सेल्फ एफिकेसी एक स्टेट मेजर होता है और सेल्फ कॉन्फिडेंस एक ट्रेट मेजर होता है। कई बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो इंपॉर्टेंट हो सकता है। आप ध्यान रखिएगा कि सेल्फ एफिकेसी क्या होती है, हमारी एफिशिएंसी को दिखाती है। तो सेल्फ एफिकेसी हाई या लो होती है, जिसकी केस में हम कहते हैं कि एक स्टेट मेजर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हार्डीनेस के लिए अनदर टर्म क्या है, देखिए हार्डीनेस के अंदर 3 सीज आते हैं, जिसको आप जानते हैं कि कमिटमेंट, कंट्रोल एंड चैलेंज। तो कंट्रोल हार्डीनेस के अंदर आने वाला एक कंपोनेंट है, वो हार्डीनेस का सब्सटीट्यूट नहीं हो सकता, अनदर टर्म नहीं हो सकती। यूस्ट्रेस इज अ पॉजिटिव थिंग, यूस्ट्रेस भी नहीं होगा। एरोबिक फिटनेस का तो कोई मतलब ही नहीं है। रेजिलेंस इज द टर्म विच इज़ यूज्ड फॉर हार्डीनेस। रेजिलेंस क्या होता है, रेजिलेंस एक पावर होती है जिसके थ्रू हम बाउंस बैक कर पाते हैं किसी सिचुएशन में। जब हम परेशान होते हैं, स्ट्रेसफुल सिचुएशन में हम स्टक होते हैं, तो हमारे अंदर से अगर कमिटमेंट है, आई कैन, आई एम, ये वाला पैराग्राफ आपने बॉक्स पढ़ा होगा 3.2 और समथिंग, जो बॉक्स है आपकी बुक में एनसीईआरटी में, वहाँ पे रेजिलेंस के बारे में दिया हुआ है कि आई कैन, आई एम एंड आई हैव, यही चीज़ें दिखाती हैं कि हमारा कमिटमेंट क्या है, कंट्रोल क्या है और हमारे चैलेंजेस क्या हैं। तो सिमिलर टर्म है जो कि हार्डीनेस के साथ में यूज़ होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। विच स्ट्रेस हार्मोन इंक्रीजेस हार्ट रेट एंड एलिवेट्स ब्लड प्रेशर। ये एक क्वेश्चन की ही तरह से आपको याद रखना पड़ेगा। देखिए डोपामाइन एक हैप्पी हार्मोन होता है, यहाँ पे हमसे पूछा गया है कि वो कौन सा हार्मोन है, स्ट्रेस हार्मोन है, जो हमारा हार्ट इंक्रीजेस हार्ट रेट एंड एलिवेट्स ब्लड प्रेशर। आपको याद रखना होगा कि एड्रेनालाइन वो हार्मोन है जो ये कंडीशन क्रिएट करता है, इसको भी आप याद रखेंगे। आगे हम बढ़ते हैं कि सैले यूज द टर्म दिस टू रेफर टू द फैक्ट दैट स्ट्रेस कैन समटाइम्स बी बेनिफिशियल। आप जानते हैं कि स्ट्रेस बेसिकली 2 टाइप के होते हैं, एक को हम यूस्ट्रेस बोलते हैं और एक को हम डिस्ट्रेस बोलते हैं। डिस्ट्रेस एक नेगेटिव काइंड ऑफ होता है। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट, ये स्ट्रेस इज़ द करेक्ट आंसर। जो कभी कभी हमारे लिए बेनिफिट होता है, बेनिफिशियल होता है, मोस्ट ऑफ द टाइम ये बेनिफिशियल ही होता है। और जब ये हमें ट्रिगर करता है, जब स्ट्रेस हमें इस लिमिट तक ट्रिगर करे कि उस स्ट्रेस में आकर हम कुछ नेगेटिव ना हो जाएं, इनफैक्ट पॉजिटिवली वर्क करने लगें, तो वो जो होता है वो ये स्ट्रेस बन जाता है और वो हमारे लिए बेनिफिशियल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। डीप ब्रीदिंग, योगा एंड एक्सरसाइज वुड बी ऑल वुड बी दिस स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक। रिलीजियस नहीं, एक्सरसाइज तो रिलीजियस नहीं होती है, योगा ब्रीदिंग कुछ भी रिलीजियस नहीं है। कॉग्निटिव लेवल पर हम नहीं कहेंगे, ये फिजिकल है, हमारे फिजिकल स्ट्रेस मैनेजमेंट। ब्रीदिंग में
फिजिकल एक्टिविटी होती है, योगा में भी फिजिकल एक्टिविटी होती है और एक्सरसाइज में भी होती है। सोशल से तो कोई मतलब ही नहीं है, आपको क्लियर ही हो रहा होगा। अक्सर बच्चे इस क्वेश्चन में कॉग्निटिव पे कंफ्यूज हो जाते हैं। कॉग्निटिव का कोई इसमें प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। दिमाग हमें नहीं लगाना है, ब्रीदिंग कर रहे हैं दिमाग नहीं लगाना है, ब्रीदिंग कर रहे हैं, दैट इज़ अ रेगुलर थिंग जो हम वैसे भी करते हैं बिना दिमाग लगाए भी। तो फिजिकल एक्सरसाइज ये है और इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन सी। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो हमने आज डिस्कस किए। इस पीडीएफ को अगेन आप रिसीव कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल से, तो प्लीज़ आप वहाँ पे ज़रूर विजिट कीजिए और आगे हम आपके लिए क्वेश्चंस लाते रहेंगे। आपको कैसा लगा ये सेशन, क्या क्वेरीज आपकी हैं, आप पूछ सकते हैं अगर कोई डाउट है आपको। एंड इफ़ यू फाइंड इट यूजफुल आप शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ में, सो दे कैन ऑल्सो गेट अ बेनिफिट आउट ऑफ इट। एंड ड्रॉप योर कॉमेंट्स इफ़ यू हैव एनी डाउट। सी यू वेरी सून इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।